हम सब ने पिछले वीडियो में और अपने जो पिछला चैप्टर में हमने सब ने पढ़ा कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ, किस तरह से फ्रेडरिक सोरियो हों या यूजेन डेला क्रॉक्स हों, उन्होंने इमेजिन किया नेशन स्टेट्स का, उन्होंने एक आइडेंटिटी को इमेजिन किया और उन्होंने स्ट्राइव किया टू गेट इट। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह से गॉटफ्राइड हर्डर हो गए या करोल कुर्स्पुंस्की हो गए। ठीक है, दो ब्रदर थे जैकोब एंड विलम ग्रीम, किस तरह से उन्होंने एक कल्चरल मूवमेंट के थ्रू दैट वाज नोन एज ए रोमांटिसिज्म, किस तरह से सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट करते हैं, एक कॉमन कल्चरल पास्ट को क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करने के बाद नेशन का बेसिस बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा किस तरह से लीडर्स ने, चाहे बोनापार्ट हो, बिस्मार्क हो या कैबर कैमिलो हो या गैरीबाल्डी हो या मजिनी हो, किस तरह से इन सब ने मिलकर ना तो सिर्फ नेशनल स्टेट्स को फॉर्म किया नेशनलिज्म के थ्रू, बल्कि उन्होंने लोगों के जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें चेंजेस लाए। उन्होंने बताया कि आप कौन हो, आपका पास्ट क्या है, आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, किस तरह से हमने देखा कि जो फ्रांस है उसमें मैरिनी और जर्मनी में जर्मेनिया, इटली में इटालिया टूरिटा करके ये सिम्बॉल्स क्रिएट करके, एलिगोरीज क्रिएट किए गए, फॉकलोस को इम्पॉर्टेंस दिया गया, वर्नाकुलर्स को यूज करके लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग बताई गई। ठीक है, फॉक डांसेस हो या फॉक स्टोरीज हो, ठीक है, ये सिम्बॉल्स हो, आइकॉन हो, सॉन्ग्स हो, लैंग्वेज हो, डांस हो, ये सब आइडियाज़ को मिला के ना एक लिंक फॉर्ज किया गया और उनको रीडिफाइन किया गया, उनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है और कम्युनिटीज़ को बताया गया ये आपका बाउंड्री है। इस तरह से नेशन स्टेट्स का उदय होता है यूरोप में। ठीक है, आपने देख लिया। अब क्या इंडिया में भी नेशन स्टेट्स का इसी तरह राइज हुआ है? ये तो पक्की बात है कि जिस तरह से यूरोप में नेशनल आइडेंटिटी को बनाने में एक लंबा प्रोसेस लगा, ठीक उसी तरीके से इंडिया में भी एक लंबा प्रोसेस लगा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडिया में किस तरह से नेशनल कंसिस्टेंस इमर्ज हुई और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में पैदा हुए। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम सब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 1914 से 1918 तक चला था। इसमें दो बिलिगरेंट थे। कौन कौन थे? एक था सेंट्रल पावर, एक था अलाइड पावर। तो इंडिया किसी का हिस्सा नहीं था, परंतु सिंस इंडिया कॉलोनी था यूके का, इंग्लैंड का कॉलोनी था, इसीलिए इंडिया इनडायरेक्टली पार्ट बन चुका था किसका? अलाइड पावर का। ठीक है, यूके का। ठीक है, अब ड्यू टू वॉर खर्चे तो बढ़ गए थे, ब्रिटेन के खर्चे तो बढ़ गए थे, वॉर में एक्सपेंसेस तो हो रहे थे, उसके वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है काफ़ी इंक्रीज हो गया और उन्होंने वॉर लोन लेना शुरू कर दिया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया, टैक्स, नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए, जो टैक्सेस एग्जिस्टिंग से उसको उन्होंने बढ़ा दिया। इसके वजह से इंडिया में जो प्राइस है ना, जो मार्केट में जो प्राइस था लगभग दोगुना हो गया। ठीक है, विलेजेस में आर्मी में भर्ती करने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किए जाने लगे। ठीक है, उसी बीच में 1918-19 में एंड 2021 में क्रॉप का फेलियर होता, फेमाइन आता है। ठीक है, अकाल। ठीक है, और उसी समय उसके साथ साथ देखिए हमारी व्यवस्था क्या थी, इपिडेमिक भी आता है, प्लेग आता है, हैजा फैलता है। ठीक है, इसके वजह से लगभग अब मान के चलिए कि सेंसस में रिकॉर्ड किया गया कि इस पीरियड में 1911 से 1921 के पीरियड में, जो 10 ईयर का जो पीरियड था सेंसस का, उसमें 12 to 13 मिलियन लोग मर गए ड्यू टू फमाइन, ड्यू टू एपिडेमिक, ड्यू टू प्राइस राइज। इसीलिए जो 1921 का जो सेंसस है उसको बोला जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि आज तक किसी भी सेंसस में हमारा पॉपुलेशन घटा नहीं है, सिर्फ बढ़ा है। परंतु सिर्फ एक ही ऐसा सेंसस रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन घटा है। राइट फ्रेंड्स, उसी समय आते हैं सीन में कौन? महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आते हैं और आने के पहले ही उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक बड़ा लीडर के रूप में उन्होंने पहचान बना ली थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका में इमिग्रेंट्स रेगुलेशन एक्ट 1913 को डिफाई करने के लिए उन्होंने लोगों के साथ मार्च किया, एक लंबा मार्च किया, न्यू कैसल नटैल कॉलोनी से होते हुए ट्रांसवेल तक गए। ठीक है, और इस मार्च में अनगिनत मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने उनका साथ दिया।
और उन्होंने एक नया मेथड दिया लोगों को, एकदम नॉबल मेथड दिया ऑफ मास एजिटेशन। क्या था वो? सत्याग्रह। उन लोगों के सामने क्या पेश करते हैं? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। वो क्या बताते हैं? क्या आइडिया ऑफ सत्याग्रह है? एक प्योर आत्मशक्ति है। जब आपका जो सोल है, सोल जब नॉलेज से भर जाता है, ठीक है, तो नॉलेज से भरने के बाद एक प्यार उत्पन्न करता है। जो फोर्स क्या उत्पन्न करता है? प्यार, घृणा नहीं, ठीक है, किसी को मारने का या आपको संस्कार नहीं देता, प्यार। और इसको यूज करके जब जो आपकी आत्मशक्ति है, आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाकर आप हरा सकते हैं। इसी का नाम क्या देते हैं? सत्याग्रह। वो बताते हैं कि जो सत्याग्रह जो वेपन है ना, कमजोरों के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर वीक, ये रादर स्ट्रॉन्ग के द्वारा यूज की जाती है। वो बताते हैं कि सत्याग्रह कोई एक फिजिकल फोर्स नहीं है। वो ये भी बोलते हैं कि कोई पैसिव रेसिस्टेंस का तरीका नहीं। आप ये मत सोचिए कि इसको कमज़ोर लोग बस मोमबत्ती लगा के बस बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। रैदर इट इज बेसिकली इंटेंस एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि उनको ये बात पता था कि इंडिया को अगर ब्रिटेन से जीत हासिल करनी है तो अगर आप वेपन को यूज करके, बॉम्ब लगा के, मारा मारी करके आप उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो तो रियली पावरफुल थे। सो अगर आप जो नॉन वायलेंस के थ्रू सत्याग्रह को अपनाते हैं और हम सब इंडियन यूनाइट हो जाते हैं, तो आप इस टायरनी को ख़त्म कर सकते हैं। ये उनको पता था, राइट। शुरुआत करते हैं इंडिया में। वो कहाँ से शुरुआत करते हैं? चंपारण से। चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में, नॉर्थ बिहार में पड़ता है चंपारण, ठीक है। और 1970 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी करते हैं। होता यूँ है कि जो चंपारण एरिया में और भी दूसरे एरिया में था, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, इंडिगो प्लांटेशन। जो कॉन्ट्रैक्टर थे ज़बरदस्ती बोलते थे कि आपको नील की खेती करनी है, क्योंकि जो नील है ना, जो इंडिगो है ना, डाई के रूप में यूज होता था और इसका यूरोप में सप्लाई करते थे, ठीक है। और इन्होंने एक 3 कठिया सिस्टम लाया था। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है? 1 बीघे में टोटल 20 कट्ठा होते हैं, ठीक है। उसमें जब बोलते थे कि आपको कम से कम 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है, इसको बोलते थे 3 कठिया सिस्टम। बहुत ही ऑपरेसिव था, बहुत ही टायरनी वाला था, क्योंकि बहुत ही कम दाम देते थे और ज़बरदस्ती खेती कराते थे। शुरू में एडवांस देंगे, उसका इंटरेस्ट भी लेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें जो मेन लीडर थे कौन थे? राजकुमार शुक्ला, जिनके बुलावे पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये मेन लीडर थे। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने बिहार से, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी उस एरिया का दौरा करते हैं, लोगों के घर घर तक जाते हैं, उन सिग्नेचर कैंपेन कराते हैं, लोगों का प्रॉब्लम समझते हैं पहले, और अंग्रेजों को बताते हैं ये है प्रॉब्लम, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस तरह से इनका दोहन कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। फाइनली इनकी जीत होती है। चंपारण एग्रेरियन बिल अंग्रेज लेके आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसमें जो जो फार्मर्स थे उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो इस सत्याग्रह के थ्रू लोगों को बताते हैं कि देखिए सत्याग्रह क्या है, एक नॉबल मेथड है ऑफ मास एजिटेशन। और चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी इंडिया में एक नेशनल लीडर के रूप में पहचान बना लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। अब एक बात और, अगर आपको कभी डाउट है कि पहले चंपारण हुआ, पहले अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, खेदा सत्याग्रह, अगर सीक्वेंस मिलाना है तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्या है वो? केक, CAKE, यानी कि पहले चंपारण, सेकंड अहमदाबाद, थर्ड खेदा। हालांकि जो हमारी NCERT की बुक है उसमें थोड़ा खेदा पहले लिखा हुआ 1917 में, ऐसा नहीं है। अहमदाबाद में 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुई थी? 1918 में, उसके बाद हुई थी, उसके 7 दिन के बाद हुई थी खेदा सत्याग्रह। परंतु बुक में 1917 क्यों लिखा हुआ, इसका भी एक रीजन है। जो खेदा का जो समस्या था, महात्मा गांधी भले ही 1918 में गए थे, बट वहाँ सत्याग्रह पहले से शुरू हो चुका था, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं है जो बुक में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अहमदाबाद सत्याग्रह जो फरवरी मार्च 1918 में हुई थी चंपारण के बाद, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? जो टेक्सटाइल मिल्स थे, टेक्सटाइल मिल्स में जो वेजेस थे काफ़ी कम थे, मीगर वेजेस थे, हैंड टू माउथ, ठीक है। वर्किंग कंडीशन बहुत हार्श थी, बहुत लंबी थी, 12-12 घंटे की होती थी, ठीक है। कंडीशंस भी बहुत गंदी थी, ठीक है। और जो प्लेग का बोनस दिया गया था, जो प्लेग हुई थी, मैंने आपको बताया था, एपिडेमिक, ठीक है, जो उसके लिए बोनस दिया गया था, क्योंकि बहुत लोग मारे गए थे, बहुत फैमिली वाले मारे गए थे, तो उसके लिए बोनस दिया। उसको उन्होंने क्या किया, मिल ऑनर्स ने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है।
गांधी जी आते हैं सीन में, करीबन 1 लाख टेक्सटाइल लेबरर और उनके फैमिली को मिलाकर वो जो टेक्सटाइल मिल्स थे उसके बाहर पिकेट करते हैं, यानी कि धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बट बहुत ही शांति तरीके से, एकदम डिसिप्लिन्ड एंड नॉन वायलेंट वे में गांधी जी के लीडरशिप में। और यहाँ पे उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड किया कि इनको, वर्किंग क्लास को, राइट। और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया वेपन दिया, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। अब आता है हमारा खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह में क्या था, जो लगभग 7 दिनों के बाद हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद। यहाँ पे क्या हुआ था कि बैड हार्वेस्ट तो है ही था, पूरे इंडिया में था बैड हार्वेस्ट, ठीक है, अकाल और प्लेग का तो प्रॉब्लम था ही। इसके वजह से जो पटीदार जो कम्युनिटी थी, पीजेंट कम्युनिटी थी, कृषक वर्ग के लोग थे, ठीक है, इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंक्रीज़ किया था, ठीक है, ये जो गुजरात का जो एरिया था किसके अंडर आता था, मुंबई के अंडर आता था, मुंबई जो बॉम्बे प्रोविंस था उसके अंडर आता था। वहाँ पे टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया उल्टा, जो कि फेमाइन कोड जो गवर्नमेंट की थी उसके अपोजिट में थी, क्योंकि फेमाइन कोड में था कि अगर फेमाइन रहेगा तो माफ़ किया जाएगा, टैक्स का माफ़ी की जाएगी, बट उल्टा वो बढ़ा देते। तो इन्होंने डिनाई कर देते हैं, खेदा सत्याग्रह के थ्रू बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, जो पटीदार कम्युनिटी थी ना गुजरात वाली, वो बोलते हैं हम नहीं देंगे आपको बढ़ाया हुआ टैक्स, ठीक है। गांधी जी आते हैं और मास को लीड करते हैं, फाइनली माफ़ी की जाती है, ठीक है। और गांधी जी प्रूफ करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो मासेस के द्वारा लीड किया गया था, मासेस, ठीक है, इसमें फार्मर पीजेंट कम्युनिटी इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो कुल मिला के गांधी जी ने इन तीनों सत्याग्रह के थ्रू, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेदा, उसके थ्रू प्रूफ करते हैं कि मास मूवमेंट अगर डिसिप्लिन्ड हो, टारगेटेड हो, नॉन वायलेंस का तरीका अगर अपना के रखते हैं, सत्याग्रह के थ्रू आप जीत सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब आता है रॉलेट एक्ट, ड्रैकोनियन जो बोल सकते हैं, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, ब्लैक लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में अंग्रेजों ने क्या लाया था कि ताकि जो कॉलोनी थी इंडिया में डिस्टर्बेंसेस न हो, ठीक है। तो हाँ, क्या लेके आते हो, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, और उसी को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक जज हैं सिडनी रॉलेट, सेडिशन कमेटी बनती है, और वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसे को कंटिन्यू रखना है, और उसको ड्रैकोनियन बना देते हैं। और मार्च 1919 में ये पास हो जाती है, बहुत ही जल्दीबाजी में। इनफैक्ट जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इंडियन मेंबर्स हैं ना, अपोज भी करते रहते, तभी भी पास कर दी जाती है। बेसिकली जो रॉलेट एक्ट है, एक अंग्रेजों का कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का एक पार्ट था। कैरेट उस समय क्या दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, GOI एक्ट 1919, और स्टिक क्या लेके आ गए, रॉलेट एक्ट। बहुत ही ड्रैकोनियन थी, यहाँ पे लोगों को जेल में बंद किया जा सकता था विदाउट ट्रायल, और इनफैक्ट 2 ईयर्स तक। सोचिए, बैन ऑन पब्लिकेशन थी, ताकि किसी भी जो गर्मपंथी थे या किसी भी तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, किसी भी तरह का अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ लिखे ना, ठीक है। पब्लिक गैदरिंग को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम इसके अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हम सत्याग्रह करेंगे। वो डेट रखते हैं 6 अप्रैल 1919 का। कब रखते हैं, 6 अप्रैल 1919 का नेशन वाइड करेंगे, ठीक है। होता क्या है, रेलवे में जो वर्कर्स थे, वर्कशॉप में जो वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है। दुकानें बंद कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट को इतना बड़ा स्केल में नेशन वाइड, अगर जो बोल सकते हैं, जो पहली बार शायद गवर्नमेंट को ऐसा दिखने के लिए मिला था, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आखिर हम हैंडल कैसे करेंगे इसको। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या बोलते हैं, गांधी जी को हम दिल्ली नहीं आने देंगे, नहीं तो और मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस फायरिंग होती है, ठीक है। पब्लिक भी रिटेलिएट करती है, जो गवर्नमेंट के जो सिंबल्स थे लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन, इस पर अटैक करते हैं, ठीक है। पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा दी जाती है, ठीक है। उसी समय एक बेहद ही शर्मसार घटना होती है, कहाँ होती है, जालियांवाला बाग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जालियांवाला बाग मसाकरे। कब होती है, आप सब याद रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेट भी, नॉट ओनली ईयर, 13 अप्रैल 1919, 1919, 13 अप्रैल 1919। होता क्या है, ये जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जमा होते हैं। किस लिए जमा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर साल मेला लगता था बैसाखी पर, ठीक है। तो एनुअल बैसाखी के मेले में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए लोग वहाँ पे जमा होते हैं, ठीक है। कुछ लोग वहाँ पे आते हैं जो रॉलेट
एक्ट के अगेंस्ट में बात करने के लिए आते हैं, बट वो कुछ ही लोग रहते हैं, ठीक है। जनरल डायर अभी अपॉइंट किया गया था इस सब चीज़ को रोकने के लिए। जनरल डायर, अब समझिए कि कितना, अब क्या मैं बोलूँ, वो क्या करता है, उसका एग्जिट कुल मिला के एंट्री एंड एग्जिट एक ही पॉइंट था, वो उसको बंद करवा देता है। चारों तरफ आर्मी आ जाती है और वो सीधा फायरिंग का ऑर्डर दे देता है। देयर वाज नो वार्निंग एट ऑल कि मैं आपको वार्न करता हूँ आप सब चले जाइए, इकट्ठा मत होइए, क्योंकि रॉलेट एक्ट में आप पब्लिक गैदरिंग पे बैन लगा हुआ है। लोगों को तो पता भी नहीं था, तो किसान थे, वो तो गांव से आए थे, उनको पता ही नहीं था भाई क्या है रॉलेट एक्ट, ठीक है। और सीधा फायरिंग का ऑर्डर कर देता है, हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और वो बोलता क्या है, बाद में बोला जनरल डायर ने कि भाई मैंने मॉरल अफेक्ट क्रिएट किया, मैंने लोगों के सत्याग्रहियों के दिमाग में मैंने टेरर फैलाया, टेरर एंड आओ, क्या है ये, ठीक है। हालांकि लास्ट में, अंतिम में उसकी हत्या की जाती है। आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या इनका नाम क्या है जो जनरल डायर को मारे थे, लिख सकते हैं, लिखिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस से जैसे ही न्यूज़ फैलती है जालियांवाला बाग मसाकरे की, तो झड़प होने लगती है। लाहौर में, पेशावर में, अलग अलग जगह पे, कलकत्ता में लोग भिड़ जाते हैं पुलिस से, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया जाने लगता है। और जो आप समझते हैं कि वो भी तो चुप नहीं रहेंगे, अंग्रेज़ भी, वो भी अलग अलग खतरनाक घिनौने तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं। लोगों को बोलते हैं कि नाक रगड़ो, तुम सड़क पर, रोड पर नाक रगड़ो, ठीक है। स्ट्रीट पे क्रॉलिंग ऑर्डर आ जाती है, ठीक है। जो भी साहिब आप देखोगे उसको सलाम करना है, आपको सैल्यूट करना है। गांधी जी को पता चल जाता है कि भैया मैंने एक बड़ी गलती कर दी, मास सत्याग्रह करवा के, नेशन वाइड सत्याग्रह करा के मैंने बड़ी गलती कर दी, और डिक्लेयर करते हैं इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर तो बहुत बड़ा मिस्टेक, क्योंकि ये जो सत्याग्रह का जो वेपन था लोगों को देते हैं जो सफिशेंटली ट्रेंड नहीं है नॉन वायलेंस में, ठीक है। और क्योंकि पूरा वायलेंट हो चुका था, तो फाइनली वो क्या करते हैं, 5 दिनों के बाद, 13 तारीख को घटना हुई थी जालियांवाला बाग मसाकर, उसके 5 दिनों को आप ऐसे ही याद करिए, आपको याद हो जाएगा हिस्ट्री। 5 दिनों के बाद क्या करते हैं, वो विड्रू कर लेते हैं रॉलेट सत्याग्रह 18 अप्रैल 1919 को। ओके फ्रेंड्स, अब उनके दिमाग में आ जाता है कि भैया अब हम सबको पहले ट्रेन भी करना है और हमें एक मास ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए वो दिमाग लगाते हैं कि अगर हिंदू एंड मुस्लिम दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट पॉसिबल है। और उनको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो कि अफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वार का ही उनको मिल जाता है। आपको पता ही है कि जो टर्की था वो किस में था, सेंट्रल पावर में, और अलाइड पावर में कौन था, यूके था, ठीक है, ब्रिटेन। टर्की में कौन, किसका शासन था, ऑटोमन एम्पायर का, और वहाँ पे खलीफा राज करते थे। जो मुस्लिम के रिलीजियस लीडर थे उनको मुस्लिम लोग सम्मान करते थे, पूरी दुनिया भर के मुस्लिम। और वहाँ पे ज़बरदस्ती, वहाँ पे उस समय कौन थे राजा, खलीफा कौन थे, महमूद 5, ठीक है। महमूद 5 को ज़बरदस्ती बोलते हैं भैया चलो अब ट्रीटी साइन करो, ठीक है, कि हम जीत चुके हैं। उसका नाम क्या दिया जाता है, ट्रीटी ऑफ सर्ब्स, ठीक है, 1920 में। और बोलते कि अब खलीफा रूल हुआ ख़त्म। वो लास्ट में महमूद को भागना पड़ता है देश छोड़ के, जान बचा के। और किसको लेके आ जाते हैं, आप बता सकते हैं क्या आप सब लोग, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिनको क्या बोला जाता है, अतातुर्क भी बोला जाता है, ठीक है। इसके वजह से पूरे दुनिया के मुस्लिम खफा हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में हो जाते हैं इस मूव के अगेंस्ट में। गांधी जी को मिल जाता है मौका, बोलते यही मौका है जब हम हिंदू एंड मुस्लिम को हम साथ में लेके आ सकते हैं और हम मूवमेंट को ब्रॉड बना सकते हैं। और डिसाइड कर लेते हैं कि यही वक्त है कि खिलाफत इशू को मैं यूज करूँगा, ठीक है। अब वो शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की। अली ब्रदर्स, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, ये सब मेन इसके लीडर थे। अली ब्रदर 2 भाई थे, ठीक है। और वो सब मिल के खिलाफत कमेटी एक बनाते हैं मार्च 1919। खिलाफत कमेटी कहाँ बनाते हैं, दिल्ली में, 1919 में, ठीक है। बट इस बात को लेके कांग्रेस में थोड़ा डिबेट रहता है कि नहीं, हम इस रिलीजियस इशू को नेशन वाइड अगर कुछ हम स्ट्रगल करना चाहते हैं, मूवमेंट चलाना चाहते हैं, इसमें क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि तो रिलीजियस इशू है, ठीक है। बट गांधी जी इन सबको बताते हैं कलकत्ता सेशन में कि ऐसा नहीं है, ठीक है, हम इसको साथ में लेके चल सकते हैं, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली कलकत्ता सेशन में गांधी जी सारे लीडर्स को कन्विंस कर लेते हैं
कि हम खिलाफत को सपोर्ट करके हम स्वराज को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा मौका है हमारे पास सितंबर 1920 में, और मान जाते हैं कांग्रेस वाले। ठीक है, अब सोचिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों, आखिर क्यों गांधी जी ऐसा क्यों सोचे थे। आप सबने रीजन पहले ही देख लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के थ्रू पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आई, जिससे भी लोग खुश नहीं थे, और उसके बाद इसको काटते हुए आ गया नया स्टिक, क्या था, रॉलेट एक्ट। आपने देखा ही क्या क्या एट्रोसिटीज़ था उसका, जालियांवाला बाग मसाकरे आपने देखा ही। खिलाफत मूवमेंट अभी शुरू हो चुका था, और जो लग रहा था लोगों को, इनफैक्ट गांधी जी को भी लग रहा था और बाकी नेशनल लीडर्स को लग रहा था, लोगों के भीतर एक ऑप्टिमिज्म था कि वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें तो अंग्रेज जीत गए हैं, अब हमें बहुत सारे कंसेशंस दिए जाएंगे। वो सारे ऑप्टिमिज्म जो होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं, सैटर हो जाते हैं। और गांधी जी अपने बुक में हिंद स्वराज, उनकी जो किताब थी, उसमें वो लिखते हैं कि अगर हम इंडियंस, उनकी बुक कब आई थी, 1909 में, 1909 में, कि अगर हम इंडियंस अगर ब्रिटिश जो रूल है उसको कॉपरेट नहीं करते हैं तो 1 साल के भीतर ही कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ये गांधी जी ने लोगों को प्रॉमिस कर देता है। और गांधी जी के प्रॉमिस के साथ साथ क्या शुरू हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करते हैं, शौकत अली जो अली ब्रदर्स थे उसके साथ नेशन वाइड दौरा करने लगते हैं। समर 1920 में पूरे देश का दौरा करने लगते हैं। हालांकि कांग्रेस में कुल मिला के अभी भी सस्पिशन था, कंसर्न था। ठीक है, उनका मेन रीज़न क्या था कि वो चाहते थे, कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स थे चाहते थे कि जो 1920 में जो नवंबर में जो काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है, हम उसको बाइकआउट नहीं करेंगे। कुछ लोग उसके अनविलिंग थे, बोला नहीं नहीं हम इसको लड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, अगर जीत के जाएंगे तो हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ को लगता था कि देखिए ये जो मूवमेंट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कुल मिला के, जैसे हमने अभी देखा कि रॉलेट सत्याग्रह किस तरह से भयानक स्थिति में आ गई, जालियांवाला बाग मसाकरे कितना बड़ा हुआ, फिर किस तरह से क्लैशेस हुए, तो कुल मिला के वायलेंस हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा डर था। ठीक है, उसके बाद भी सितंबर दिसंबर का जो महीना था, कांग्रेस में इंटेंस टसल होता है, बट नागपुर का जो कांग्रेस सेशन होता है दिसंबर 1920 में, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। गांधी जी सबको कन्विंस कर लेते हैं, अब शुरू हो जाता है। यानी कि नागपुर सेशन जो कांग्रेस का था दिसंबर 1920 में, वहीं पे ठप्पा लग जाता है, हम करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या क्या करेंगे इसमें, सरेंडर करेंगे। क्या सरेंडर करेंगे, सरेंडर ऑफ टाइटल, जो भी टाइटल्स दिए गए हैं किसी को भी, जैसे किसी को केसरी हिंद दिया गया है, किसी को किसी तरह का टाइटल दिया गया, अंग्रेजों ने दिया, सब हम वापस कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। जितने तरह के ऑनरेरियम वाले जो पोस्ट हैं ना, ऑनररी पोजीशन, सब हम अबेंडन कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बाइकआउट करेंगे। किसका बाइकआउट करेंगे, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करेंगे। ठीक है, इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, कोर्ट्स का बाइकआउट करेंगे, गवर्नमेंट फंक्शंस को पूरा बाइकआउट करेंगे, लीगल प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबको हम छोड़ देंगे। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। जो लीकर है वो उसके बाहर हम पिकेट करेंगे, उसका हम विद्रोह करेंगे। जो फॉरेन क्लोथ्स है उसका बोन फायर, उसको जला देंगे, हम नहीं कर देंगे। ठीक है, हम स्वदेशी अपनाएंगे। हम हमारा जो नेशनल कॉलेजेस हैं, नेशनल स्कूल्स हैं, उसमें हम जाएंगे, और उसके लिए उपाय भी वो करते हैं। जैसे उसी समय बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब इस्टेब्लिश किए जाते हैं। लोग बोलते हैं हम यहाँ जाएंगे, हम अंग्रेज़ों वाले स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। जो पंचायत कोर्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं प्राइवेट तौर पे। ठीक है, बोला कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश कोर्ट्स है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, स्वदेशी को हम प्रमोट करेंगे, स्वदेशी गुड्स को, जो मेड इन इंडिया है। ठीक है, जो खादी है, हम फॉरेन कपड़ों को हम नहीं पहनेंगे, हम खादी को पहनेंगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखलाएंगे। ठीक है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अंग्रेज के पास कितने जेलें कुल मिला के, हम सारे के सारे भर देंगे। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं चरखा एंड खादी को हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इसमें 1 करोड़ रुपये जो हमारे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनके याद में गांधी जी क्या डिक्लेयर करते हैं, हम 1 करोड़ रुपये जमा करेंगे, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन के साथ, उसका नाम देंगे तिलक स्वराज फंड, और इससे हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। अब असर देखिए, पहले हम इसका असर देखते हैं, इस मूवमेंट का असर सिटीज़ में क्या हुआ। मिडिल क्लास बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए।
जो हेडमास्टर थे, टीचर थे, लॉयर थे, बस रिजाइन कर देते हैं अपने अपने पोस्ट से, बोलते हैं हमें नहीं चाहिए आपका नौकरी। जो स्टूडेंट रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं। जो काउंसिल इलेक्शन है उसको बाइकआउट कर दिया है। हालांकि एक पार्टी, जो मद्रास की एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, वो इसको बाइकआउट नहीं करती है। वो बोलते हैं कि कुल मिला के कांग्रेस क्या है, ब्राह्मण लोगों का आधिपत्य वाला है और हमारे पास यही मौका है जब हम अपना दबदबा बना सकते हैं। खैर एक्सेप्शन थे जस्टिस पार्टी, ठीक है। लीकर शॉप के बाहर लोग पिकेट करते हैं, बोला हम लोगों को जाने नहीं देंगे, खरीदने नहीं देंगे, अपने आप ही बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन क्लोथ को जमा कर करके लोग बोन फायर करते हैं, आग जला देते हैं, ठीक है। फॉरेन गुड्स का बाइकआउट कर देते हैं, ठीक है। हम अपने खादी पे ध्यान देंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इसके वजह से क्या हुआ, मात्र 1 साल के भीतर जो फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट होता था, जो मशीन मेड, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, उसी समय से अंग्रेज हमें एक मार्केट के रूप में यूज कर रहा था। कच्चा माल यहाँ के लेके जाता था और वहाँ पे बना के हमें ही बेचता था, ठीक है। लगभग उसका वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। 102 करोड़ का जो इंपोर्ट पहले होता था वो लगभग 57 करोड़ में हो गया। इसके वजह से क्या हुआ, एक बड़ी पॉजिटिव बात हुई, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थे और हैंडलूम थे, इनमें बूम आया, ठीक है। इनका सेल्स बढ़ा, ठीक है। हमने कहाँ देखा है, सिटीज में देखा। परंतु समस्याएं तो थी, खादी तो महंगा था, क्योंकि जो अंग्रेज जो इंपोर्ट करते थे वो तो चीप रेट में होता था ना, और हम तो हैंडलूम से बना रहे थे, हम तो मशीनरीज का यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा खादी क्या था, कॉस्टली था। हमारे लोगों ने तो नौकरी छोड़ दिया था, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया था, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था। बट कब तक, सबको अपना परिवार चलाना है, सबको भोजन जुटाना है ना। फिर धीरे 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 करके लोग वापस जाने लगे सिटीज़ में, राइट। जो बच्चे थे वापस स्कूल और कॉलेजेस में जाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में। इसका एक बड़ा रीज़न पता है क्या था, हमने ये सब तो कर दिया, हमने डिसाइड तो कर लिया, परंतु हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। कॉलेजेस बने बट बहुत ही स्लो पे से बने, बहुत कम बने। हमने नाम तो देखा अभी, काशी विद्यापीठ, जामिया जो इस्लामिया था, बट बहुत कम बने, और जो इसका जो पेस था ना काफ़ी स्लो था, ठीक है। अब चलिए हम कहाँ देखते हैं, कंट्री साइड में। कंट्री साइड में हम अवध की बात करते हैं। बाबा रामचंद्रा फेमस, ठीक है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, ठीक है। फीजी में लेबर के रूप में, तो बंधुआ मजदूर के रूप में थे, वहाँ से आए थे और चीज़ों को समझ चुके थे, जो टायरनी था अंग्रेजों को समझ चुके थे। ये आंदोलन को लीड करते हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंस में। पहले उसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था, अवध। वहाँ पे नाई धोबी बंद होता है, उसमें जो हमारे बाबू लोग थे, जो अंग्रेज थे, इनको सर्विसेज देने के लिए लोगों ने मना कर दिया, बोला हम सर्विसेज नहीं देंगे। और आप याद रखिएगा एक बात, नॉट सिर्फ अंग्रेज, जो ताल्लुकदार थे, जो जमींदार थे, इनको भी सर्विसेज के लिए मना कर दिया जाता है। हम आपको बाल भी नहीं काटेंगे, हम आपके कपड़े भी नहीं धोएंगे, बहिष्कार, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और अपने जो बाबा रामचंद्र थे, इन दोनों ने मिलकर और कुछ नेताओं ने मिलकर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, अवध किसान सभा, और मात्र 1 महीने में इसका 300 ब्रांचेस खुल जाता है, इतना पॉपुलर हो जाता है। बट समस्याएं तो थी, जो ताल्लुकदार और जो मर्चेंट थे उसमें इंडियन भी थे, ज़्यादातर इंडियन थे, उनके घर पे अटैक किया जाने लगा, बाजार लूटने जाने लगे। जो ग्रेन का जो बाजार था, जो होर्ड्स था, उसको लोगों ने हमला करके टेक ओवर करना चालू कर दिया। हर जगह लोग बोलने लगे गांधी जी ने ऐसा बोला है, गांधी जी ने बोला हमें ऐसा करना है। सो ये बात तो कांग्रेस को पसंद नहीं आई। क्यों नहीं पसंद आई, ये पीजन मूवमेंट क्यों नहीं पसंद आई? जिस उनको पसंद था पीजन मूवमेंट, बट जिस फॉर्म में डेवलप हुआ, वो कांग्रेस के लीडर जो थे वो हैप्पी नहीं थे। वायलेंस वाला रास्ता उनको पसंद नहीं था। और एक और चीज़, इसमें ताल्लुकदार और मर्चेंट जो कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे, उनके अगेंस्ट में भी तो हमला होने लगा। तो इससे कांग्रेस वाले खुश नहीं थे। अब हम देखते हैं कंट्री साइड में ही थोड़ा हम रुक करते हैं, आंध्र प्रदेश का जो गुडेम हिल्स है, ट्राइबल एरिया। आपको पता है जिस तरह से बाकी फॉरेस्ट एरियाज़ में भी जिस तरह से अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी, फॉरेस्ट एरिया के बाहर उन्हें पहरा लगा दिया था, जो उस पर अपना सदियों से उनका जीवन निर्वाह हो रहा था, उनको जंगलों में जाने से मना कर दिया, बोला कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है,
ठीक है, आप नहीं जा सकते। लोगों को पिटाई करते थे, लोगों को जेल में डालते थे, ठीक है, उनके कैटल्स को सीज कर लेते थे, मार देते थे, उनको बोलते थे फ्रूट्स भी आपको चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको लकड़ी भी काटने का मौका नहीं है, आपका घर का जो जलाने का जो सामान चाहिए वो भी हम आपको इधर चुनने नहीं देंगे। इससे जो हिल पीपल थे काफ़ी दुखी थे और कई एक जगहों पे इसका रिवॉल्ट हुआ है। तो एक रिवॉल्ट हम समझते हैं इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश, गुडेम हिल्स। यहाँ पे एक उभर किया लीडर, इनका क्या नाम था? अलूरी सीताराम राजू, जो क्लेम करते थे मेरे पास स्पेशल पावर है, गोली लगने से भी मुझे कुछ नहीं होता, लोगों को मैं हील कर सकता हूँ, मैं कोई बीमारी है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और वो गांधीयन थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। हालांकि उसके साथ साथ वो ये भी बोलते थे कि इंडिया कैन बी लिबरेटेड ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स, दैट इज नॉन वायलेंस। नो, क्या बोलते थे? दैट इज नॉट नॉन वायलेंस। समझिएगा अंतर। गांधी जी को फॉलो करते थे, बट गांधी जी क्या बोलते थे? नॉन वायलेंस हमें अचीव करना। बोलते थे नहीं, नॉट नॉन वायलेंस, हमें हिंसा का रास्ता अपनाना होगा, ठीक है। ट्राइबल पीजेंट्स जो थे वो इनके साथ हो लिए, ठीक है, और हालांकि इनको जो पकड़ के फांसी दे दिया गया 1924 में, तब तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से इन्होंने नाम गुदवा चुके थे। कौन? अलूरी सीताराम राजू। अब देखिए प्लांटेशन वर्कर के बारे में समझते हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इसके अंडर पता है क्या था? जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो चाय के बागान में जो मजदूर काम करते थे, इनको बिना परमिशन का चाय का बागान नहीं छोड़ सकते थे। और अब पता है इनको परमिशन रेयरली दिया जाता था, रेयरली, वेरी रेयरली, ठीक है। और ये जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, या जो गांधी जी ने बताया था कि हमें स्वराज मिलेगा, हमें आज़ादी मिलेगी, उनके लिए ये आज़ादी क्या थी? हम घर जा सकें, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ जा सकें, वहाँ से हम लिंक एक रख सकें, हम इस कन्फाइंड स्पेस जो चाय का बागान है उसी में हम सड़ नहीं सकते हैं, हमें जाना होगा, आएंगे जाएंगे काम करेंगे, ठीक है। उनको लगा कि स्वराज आएगा और बस हमें आज़ादी मिलेगी। जब उन्होंने स्वराज के बारे में सुना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ने प्रोटेस्ट किया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 इसको डिफाई करते हुए छोड़ के घर की तरफ मूव करने लगे। उनको लगा कि गांधी राज आ चुका है, बस अब हम अपने घर पहुंच जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, दुर्भाग्य हुआ नहीं। इनको स्टीमर्स में, रेलवे स्टेशन पे इनको अरेस्ट किया जाने लगा, मार पिटाई के वापस इनको लाया जाने लगा। ये जो वर्कर्स थे इनको भी अंडरस्टैंडिंग था महात्मा गांधी का, और इनका भी स्वराज का नोशन था, बट सबका अपना अपना मायना था। आप समझ गए होंगे, सबका अपना अपना मायना था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिमिटेशन की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा जो गोल था बहुत ही क्लियर नहीं था, और जो स्वराज का मतलब था हमने अपने अपने तरीकों में इंटरप्रेट किया था, ठीक है। और इसका रीच ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में थी, मिडिल क्लास है जहाँ पे रहते थे, ठीक है। रूरल एरियाज में इसका ज़्यादा रीच नहीं था। और जो खिलाफत मूवमेंट एंड एनसीएम जो थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बेसिकली जो, हालांकि जो पहले ही कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स ने इसको अप्रहेंड कर लिया था कि ये रिलीजियस लाइन पर है, सेकुलर नहीं है, सो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। सो कुल मिला के जो स्ट्रैटेजीज, आइडियोलॉजीज एंड प्रायोरिटीज, तीनों चीज़ में डिफरेंसेस थे। इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो मूवमेंट था बट गया, फ्रैगमेंट हो गया, ठीक है, और कमजोर पड़ गया। इसका इफेक्टिवनेस जो होना चाहिए था ना मूवमेंट का, हुआ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ने का भी जो लोगों का जो सोच था ना, उसमें भी बंटवारा था। कुछ बोलते थे नहीं हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए और वहाँ से जाके हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए। बट इन सब के साथ इसका सिग्निफिकेंस भी था। क्या सिग्निफिकेंस था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा सिग्निफिकेंस था मास पार्टिसिपेशन। तीसरा सिग्निफिकेंस था नेशनल कंसिस्टेंस। और एक बड़ा सिग्निफिकेंस था, क्या था? इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स, राइट। फाइनली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसके गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा में एक्चुअली क्या होता है, मीट मार्केट में कुछ लोग जाते हैं मीट खरीदने के लिए और वहाँ पे प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इसके अगेंस्ट में वो जमा हो जाते हैं भीड़ बनाकर और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्या होता है,
उनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और फिर 2 दिनों के बाद ये जो लोग हैं और भी रीजन्स को लेके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रीजन को लेके सब प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। और जब वो जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे उनके लीडर बंद थे, ठीक है, वहाँ पे जब वहाँ से पार होते हैं तो इनके जो पुलिस वाले जो पहरेदार बाहर रहते हैं उनके और इनके बीच में तू मैं हो जाती है। पुलिस वाले भी लाठी चार्ज कर देते हैं, गोली चलाने लगते हैं, लोग इनरेज हो जाते हैं। और मॉब थी, क्राउड थी, कोई कंट्रोल तो था नहीं, ठीक है। ये भूल जाते हैं नॉन वायलेंस का तरीका और पुलिस स्टेशन को 4 फरवरी 1922 को आग लगा देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, ठीक है। और जो पुलिसकर्मी थी उनको जिंदा जला देते हैं। अराउंड 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं और एक अधमरा बचते भी हैं, वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, यानी कि 23। कब? 4 फरवरी 1922, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, एक घटना जब, इस घटना का न्यूज़ जब फैलता है, बहुत सारे इंडियन बोलते हैं ये तो ब्रेव था, डेयरिंग था, बट जो लीडर्स थे, बहुत सारे इंडियन थे, बोलते नहीं, ये सही नहीं था, ऐसे हम नहीं जीत सकते। महात्मा गांधी उनमें से थे जो बहुत ही दुखी हुए थे, बहुत ही आघातित हुए थे। उन्होंने समझ गए कि ये जो मेरा जो नॉन वायलेंस का तरीका है ना, लोग समझ ही नहीं पाए। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह मेरा जो है ना, उसको लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। उस क्रूअल डीड के वजह से डिसअपॉइंट होते हैं और ही कॉल्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली, राइट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, ठीक है। और वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा मास है ना, जो सत्याग्रही जो है ना, इनको प्रॉपरली ट्रेंड करने का ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो टॉलरेशन एंड नॉन वायलेंस का जो तरीका, वही मास स्ट्रगल का तरीका है, ठीक है। क्योंकि ये जब इस तरह का जो मूवमेंट अगर वायलेंट हो जाएगी तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। इनको पहले हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे फॉर मास स्ट्रगल। हम सब ने अभी समझा कि कांग्रेस किस तरह से, जो हमारे लीडर्स थे, किस तरह से बटे हुए थे। कुछ बोलते थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावे एक और समस्या थी कांग्रेस में, सोच में। क्या थी? क्योंकि गांधी जी ने तो कॉल ऑफ कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस में हो जाता है कुल मिला के स्प्लिट। हालांकि अलग अलग नहीं हो जाते हैं, बट कांग्रेस में रहते हुए भी लोगों के जो सोच के आधार पर बंटवारा हो जाता है। एक पार्टी को कहा जाने लगा प्रो चेंजर, जो चेंज चाहते थे, और एक पार्टी को क्या कहा जाने लगा, नो चेंजर, राइट। नो चेंजर कौन रहे? जो गांधी जी ने बोला कि हमें पहले अपने आप को ट्रेन करना है, मासेस को ट्रेन करनी है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, पहले हमने अपने आप को तैयारी करना है, ठीक है, तब हम आगे करेंगे, ठीक है। इसमें कौन बने नो चेंजर में? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी। एक कौन बने? नो चेंजर। इनको चेंज नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दे वेयर अगेंस्ट एंट्री इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बोला भाई हमें अभी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमें गांधीयन लाइन को कंटिन्यू रखना है, मासेस को मोबिलाइज करनी है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, ठीक है। सो इनको क्या बोला जाने लगा? नो चेंजर, ठीक है। अब एक और है पार्टी, कौन है? लोग कांग्रेस में ही हालांकि है प्रो चेंजर। मेन उसमें कौन थे? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। आप याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। और भी लोग थे, अजमल खान, केलकर, सुअरवादी, विट्ठल भाई पटेल, नॉट वल्लभ भाई पटेल। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल तो नो चेंजर थे। ये लोग बोलते थे नहीं, हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में रिटर्न होना चाहिए और हम लोग को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत हासिल करके हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, असेंबलीज में, और वहाँ पे हमें गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसी उसके अगेंस्ट में हंगामा मचाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके थे पहले भी, जो गवर्नमेंट का फंक्शंस को ऑब्स्ट्रक्ट कर चुके थे लेजिस्लेचर्स में जा जाके, ठीक है। नेशनलिस्ट स्पिरिट्स को वहाँ से इरोज करते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के भीतर, याद रखिएगा कांग्रेस से अलग नहीं थे वो लोग, कांग्रेस के भीतर ही उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। उसका नाम क्या दिया उन्होंने? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, शॉर्ट में उसको स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, ठीक है। सीआर दास इसके क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और मोतीलाल नेहरू क्या बने? इसके जनरल सेक्रेटरी बने। कब? 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। देखिए गांधी जी का कुल मिला के रवैया था, वो काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट में थे,
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में थे। बट 1924 में बेलगाम का सेशन होता है। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, उत्तर कर्नाटक में बेलगाम। वहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट बनते। याद रखिएगा, कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें सिर्फ महात्मा गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने, 1924 में। वहाँ पे जो स्वराजिस्ट थे यानी कि प्रो चेंजर और नॉन स्वराजिस्ट जो नो चेंजर जो उनके साथ थे, इन दोनों के बीच में मनमुटाव है, उसको सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमारा स्ट्रेंथ तो इससे घट जाएगा, अंग्रेज तो बहुत खुश होंगे। सो हम यूनाइटेड फ्रंट को कंटिन्यू रखते हैं, हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। उसी समय का दौर था एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1926 से लगभग। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उसका प्राइसेस में गिरावट आने लगती है और 1929 1930 में तो पूरी तरह गिर जाती है, वर्ल्ड वाइड लेवल, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। जब डिमांड्स क्या होता है, जो एग्रीकल्चर गुड्स का घट जाता है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाते हैं। अब तो जो पीजेंट्स हैं उनके पास एक बड़ी समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है? उनका जो पैदावार है उसको खरीदार नहीं है, और जब कोई खरीदार नहीं है, जब वो बेच नहीं पाएंगे तो रेवेन्यू कहाँ से देंगे, टैक्स कहाँ से देंगे, जमींदार को, तालुकदार को, अंग्रेजों को टैक्स कहाँ से देंगे। उसी समय ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, एक्चुअली बड़ी जल्दी में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन आने वाला रहता है और उनको लगता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे लेबर पार्टी से, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो इंडियन डायस्पोरा है या सोचते हैं कि थोड़ा इंडियंस जो हैं उनका थोड़ा हम दिल जीतते हैं, और एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 थी उसमें लिखा हुआ था प्रोविज़न में कि हम इम्प्लीमेंट अभी करेंगे, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इसको 10 ईयर्स के बाद आकर हम देखेंगे कितना सक्सेसफुल है और उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो कब आना चाहिए था उनको? 1929 में कमीशन का प्लान था, आएगा ब्रिटेन से इंडिया में इसको देखने के लिए, ठीक है। परंतु जल्दीबाजी में रहता है टोरी गवर्नमेंट क्योंकि इलेक्शन आने वाला रहता है, तो उन्होंने क्या करते हैं, एक साइमन कमीशन बना देते हैं। साइमन कमीशन बना देते हैं, बोलते हैं कि जाइए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो भी फंक्शनिंग है उसको देखिए और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इंडिया में कैसे हम फंक्शन करा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। बट इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन में। क्या था प्रॉब्लम? इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे। अरे भैया, आप आ रहे इंडियन समस्या को देखने के लिए, यहाँ का रिफॉर्म्स को देखने के लिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आपको सुधार करनी है, और एक भी इंडियन नहीं है, ये क्या बात हुई? तो जब साइमन कमीशन इंडिया में कब आया? 1928 में। सारे पार्टियों ने मिलकर, सारे पार्टियों, इनफैक्ट मुस्लिम लीग भी उसमें पार्टिसिपेट करती है और इनका सब विरोध करते हैं। आप बोलते हैं गो बैक साइमन का स्लोगन लगाते हैं। 1928 में जब जो कमीशन थी, जब वो गाड़ी से जब जा रहे थे लाहौर से, तो उनको गाड़ी का बीच में ना अवरोध करते हैं जो पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, बोलते हैं साइमन गो बैक का काला झंडा दिखाते हैं, सब सड़क पे खड़े हो जाते हैं और इसी में पुलिस हो जाती है झड़प और पुलिस वाले कर देते हैं लाठीचार्ज, और उसमें हमारे लाला लाजपत राय, इनकी मौत हो जाती है। लाठी से बहुत मारता है और उसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। दुखद घटना थी। एक छोटा सा और चीज़ आप याद रख लीजिएगा, 1928 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह होता है। वहाँ पे ऑलरेडी नेशनल खेदा सत्याग्रह से नेशनल लीडर उभर के आ जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे जो पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने टैक्स देने से मना कर देते हैं, ठीक है। और इसी समय वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार देते हैं वहाँ की औरतें, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में औरतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और नेशनल लीडर के रूप में उभरते हैं। अब गवर्नमेंट को लगता है कि भैया चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, तो एक मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन आती है जो इस मैटर को देखती है, और जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, उसको घटा दिया जाता है। अराउंड जो 20% जो बढ़ा दिया जाता है उसको घटा के 6% पे ले आते हैं, 6.03% पे। और जो पीजेंट से जो लैंड उनके कन्फिस्केट कर लिए गए थे, ले लिए गए थे, झपट लिए गए थे, जो वापस कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि एक याद रखिएगा, इस चीज़ में क्या हुआ था, मूवमेंट में मेनली रिच एंड मिडिल क्लास, जो पटीदार कम्युनिटी थी ना गुजरात की, उस पर ही ज़्यादा फोकस था, उन्हीं का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था। जो पुअर फार्मर थे उनको नेग्लेक्ट किया गया था इसमें बारडोली सत्याग्रह में। हालांकि ये नेशनल लेवल की एक सत्याग्रह थी, सफल सत्याग्रह थी, ठीक है। अब हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मूव कर रहे हैं। इंडिया में कौन आ जाते हैं? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, और उन्होंने एक प्रपोजल रखते हैं कि भैया देखिए, अक्टूबर 29 में वो प्रपोजल क्या रखते हैं, हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। कुल मिला के फेक प्रॉमिस था, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, देखिए हम कुछ ही दिनों में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें
हम आपके बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस लीडर इससे खुश नहीं होते हैं, बोलते हैं भैया जो आपका डोमिनियन ऑफर है ना फेक है, वेग है, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें तो कोई भी टाइमलाइन आपने बताया ही नहीं, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कब आएगा ये तो आपने बताया ही नहीं। तो कुल मिला के जो कांग्रेस के भीतर जो रेडिकल्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सटीव हो जाते हैं और भी ज़्यादा, बोले नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। फिर आती है दिल्ली मैनिफेस्टो। क्या दिल्ली मैनिफेस्टो? नवंबर 2, 1929 को आता है। कब आता है? ये समझिए कि लॉर्ड इरविन का जो ऑफर था ना, इसको इरविन ऑफर बोलते हैं, ये इसके बाद क्या आता है? दिल्ली मैनिफेस्टो नवंबर 2। मात्र कितने दिनों के फ़र्क में? मात्र 1 महीने के फ़र्क में। इसमें कुछ नंबर ऑफ डिमांड्स रखे जाते हैं, प्री रिक्विजिट। बोलते हैं कि ये मान लोगे ना अगर आप इरविन जी, तब हम आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करेंगे। क्या क्या डिमांड है? इमीडिएटली आप बताइए, अडॉप्ट कीजिए बेसिक प्रिंसिपल, जो डोमिनियन स्टेटस है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। दूसरा क्या बोलते हैं? इस कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना, कांग्रेस का ही मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि कांग्रेस वाले बोलते हैं भैया हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए, यानी सबको आप जेल से एक ही ऑर्डर में आज़ाद कीजिए, छोड़ दीजिए, और कंसिलिएशन स्ट्रेटजी अपनाइए, ठीक है, तब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इरविन बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते, आपके दिल्ली मैनिफेस्टो में जो आपने डिमांड रखा है इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं मानते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय, आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इन आवर हिस्ट्री, पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर के आधी रात में 1929 में नेहरू क्या करते हैं? ट्राई कलर फहराते हैं, ठीक है, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन करते हैं। उन्होंने बोलते हैं 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए हम 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। समझ में आया आपको क्यों मनाते हैं हम? ओके। बट ये जो सेलिब्रेशन था 26 जनवरी का, इसका अटेंशन बहुत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम था, अभी तक तो हम डोमिनियन, स्वराज, ये सब की बात कर रहे थे, जब पूर्ण स्वराज की जब मांग कर दी, इसको प्रस्तुत किया, तो ये ज़्यादा पब्लिक अटेंशन हो नहीं पाता है, मासेस को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं भैया रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ये लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन को क्या करते हैं? एक लेटर लिखते हैं। कब लिखते हैं? 31 जनवरी 1930। कितने दिनों के बाद? 26 जनवरी के 5 दिनों के बाद 31 जनवरी को क्या लिख देते हैं? लेटर लिख देता है। लेटर ही नहीं था, अल्टीमेटम था, वार्निंग। क्या वार्निंग था? उसमें वो 11 डिमांड रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? 11 डिमांड है, आप पढ़ लीजिए, सामने है। जैसे लीकर प्रोहिबिट करना है, रूपी और स्टर्लिंग का जो रेशियो है उसमें चेंजेस लाना है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके, लैंड रेवेन्यू का जो रेट है इसको घटाना है, सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना है। ध्यान रखिएगा, इनके 11 पॉइंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर घटाइए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ाओ उसको कम कीजिए, फॉरेन क्लोथ पे आप कस्टम ड्यूटी लगाइए, ठीक है, ताकि वो महंगा हो सके, ताकि हमारा जो हैंडलूम प्रोडक्ट है उससे बराबरी कर सके, ठीक है। पोस्टल रिजर्वेशन बिल को आप एक्सेप्ट कीजिए, सीआईडी डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग को आप बंद कीजिए, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज करिए, ठीक है, और सिटीजन्स को आर्म्स कैरी करने का लाइसेंसेस इशू कीजिए, ठीक है। 11 पॉइंट रखते हैं, 11 डिमांड्स इसको बोलते हैं। लॉर्ड इरविन बोलता हम नहीं मानते, एक को भी नहीं मानते, यानी कि उनके अल्टीमेटम जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी थी उसको नहीं मानते। लॉर्ड इरविन नहीं मानता है गांधी जी की बात को, ठीक है। अब गांधी जी बोलते हैं ठीक है, नहीं मानते हो ना, मैं करूंगा अभी सॉल्ट मार्च। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ग्रेटेस्ट थिंग इन आवर इंडियन हिस्ट्री। आप सबको लगेगा क्यों ग्रेट था? डांडी मार्च में ऐसा क्या गांधी जी ने कर लिया? वो भी क्या तोड़ने गए? सॉल्ट लॉ। सॉल्ट का क्या इतना महत्व है, कितना कॉस्टली होता है? कुछ नहीं होता, परंतु आप गलत हैं। पहले समझते इस मार्च में क्या हुआ था। 78 जो उनके अनुयायी थे, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, उसके साथ इसका शुरुआत करते हैं। कब शुरुआत करते हैं?
12 मार्च 1930 को डांडी मार्च बोला जाता है इसको, ठीक है। डांडी कहाँ था? एक डांडी कोस्टल टाउन है। शुरुआत इसको करते हैं कहाँ से? गांधी का जी का जो आश्रम था साबरमती से, वहाँ से डांडी का कितना दूरी था? 240 माइल। डिसाइड करते हैं कि रोज़ रोज़ हम 10 माइल चलेंगे पैदल, यानी कि 24 डेज़ में हम डांडी पहुँच जाएंगे, ठीक है। और वॉलंटियर्स इनके साथ गांधी जी के साथ निकल पड़ते हैं, और बीच में बच्चे, औरतें, पुरुष सब इनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, तांता बढ़ता जाता है, ठीक है। और गांधी जी रुक रुक के लोगों को बोलते हैं, देखिए हमें ब्रिटिश का जो पॉलिसीज़ है ना उसको डिफाई करना है, ठीक है। हम नहीं मानेंगे उनकी बात को, हम डिफाई करेंगे और हमें स्वराज मिलेगा, ठीक है। 6 अप्रैल को पक्का 24 दिनों के बाद पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में पहुंचते हैं, जहां पे सॉल्ट बनाते हैं, सी वाटर को बॉयल करके इवापोरेट करके सॉल्ट बनाते हैं। आप सबको मैंने बताया था कि सॉल्ट ही क्यों, कुछ और भी बना लेते तो सॉल्ट ही क्यों। आप समझिएगा सॉल्ट उन्होंने ऐसा क्यों चुना था, क्योंकि उन्होंने इसको सफरिंग का सिंबल बताया। क्योंकि सॉल्ट हर एक को यूज करता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास हो, पटीदार हो, एक पुअर पीजेंट हो, सब यूज करते हैं सॉल्ट, ठीक है। इसका एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है, समाज के हर एक वर्ग का में इसका साइकोलॉजिकल वैल्यू है। और सॉल्ट जाति के नाम पे नहीं बंटता है, धर्म के नाम पे नहीं बंटता है, क्लास के नाम पे नहीं बंटता है, सबको चाहिए। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। और उन्होंने बताया कि सॉल्ट पे टैक्स अंग्रेजों ने रखा है, ये मोस्ट इनह्यूमन टैक्स है, मोस्ट अमानवीय कर है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सॉल्ट को चुना था, समझ गए। इसी के साथ हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्टिंग। अब बताइएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था ये। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? मास रेजिग्नेशन लोगों ने किया था, स्कूल कॉलेजेस छोड़े थे, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, दुकानें बंद कर दी थी, है ना, टाइटल्स को वापस कर दिया था, बाइकआउट किया था, स्वदेशी अपनाया था, सब था ना। इसमें एक चीज़ का एडिशन था। क्या चीज़ का एडिशन था? हम आपके लॉ को नहीं मानेंगे, हम डिफाई करेंगे, हम आपको पैरालाइज कर देंगे, हम आपके रूल्स को तोड़ेंगे, जो आपके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसको हम तोड़ेंगे, जो कॉलोनियल लॉ उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ये इसमें एडिशन था, इसलिए था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस हम आपको, अब सिविल वर्ड क्यों है? क्योंकि नॉन वायलेंस के थ्रू करना है, ठीक है, कोई मिलिट्री का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जो आपके लॉ है ना उसको हम ब्रेक करेंगे, जो कॉलोनियल लॉ उसको हम जानबूझ के ब्रेक करेंगे, और उन्होंने करके दिखलाया डांडी मार्च में, ठीक है। अब फैलता है स्प्रेड ऑफ सीडियम, कैसे कैसे जगह जगह इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है, लिकर शॉप के बाहर पिकेटिंग की जाती है, फॉरेन क्लोथ्स का बोनफायर किया जाता है, लोगों ने, पीजेंट्स लोगों ने रेवेन्यू टैक्सेस को देने से मना कर देते हैं, जो चौकीदारी कर थी, चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर देते हैं। जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, जो फॉरेस्ट पीजेंट्स थे, वो फॉरेस्ट लॉ को अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में। पब्लिक रिटालिएट करती है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, खास करके नागपुर में वर्कर्स के द्वारा अटैक किया जाता है, पुलिस फायरिंग होती है पेशावर में, ठीक है। लगभग 1 लाख लोगों को अंग्रेज लोग अरेस्ट कर लेते हैं, सत्याग्रहियों, और दे वेर बिटन, लाठी चार्ज्ड, फायर्ड, ब्रूचुअल रिप्रेशन करके गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने का उपाय ढूंढती है, लोगों को डराती है, सत्याग्रहियों के दिमाग में डर पैदा करने की कोशिश करती है। बच्चे तो अडिग थे, हालांकि थोड़ी हिंसक घटनाएं होने लगी थी, डर भी गए थे अंग्रेज लोग। तो एक गांधी जी और जो उसमें का जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन, वो एक पैक्ट सुझाव कर देता है, बोलता है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। कब? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या है? इरविन बोलता है कि आप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना इसको ख़त्म कर दीजिए। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हमारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इरविन बोलता है कि आप आइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, और वहाँ पे हम बैठ के बातें करेंगे। गांधी जी बोलते हैं हमें सॉल्ट बनाने का हमें राइट दे दो। बोला ठीक है।
एक चीज़ इसमें वो नहीं मानता इरविन, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों की फांसी की सज़ा हो गई थी। गांधी जी प्रपोजल रखते हैं कि इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, फांसी की सज़ा इनका माफ़ कर दीजिए। वो लॉर्ड इरविन नहीं मानता है। लोग इनफैक्ट आज के समय में भी गांधी जी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आखिर गांधी जी ने फैक्ट किया क्यों, जब उन्होंने माना नहीं तो। इसलिए उस समय भी जब गांधी जी ये पैक्ट साइन करके आ रहे थे ट्रेन से, तो इनको लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। जब कराची कांग्रेस का सेशन था 1931 में, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो उनको लोगों ने ब्लैक फ्लैग से ग्रीट किया था। ठीक है, अब हो जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब होता है? सितंबर दिसंबर के बीच में 1931 में ब्रिटेन में। ठीक है, इसमें कांग्रेस जाता है, पार्टिसिपेट करता है। मेन लीडर कौन कौन थे? महात्मा गांधी, रंगास्वामी अय्यंगार, मदन मोहन मालवीय। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान III, मोहम्मद इकबाल। हिंदू महासभा की तरफ से कौन जाते हैं? एम.आर. जयकर। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से कौन जाते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वीमेन रिप्रेजेंटेटिव कौन रहते हैं? सरोजनी नायडू। और भी बाकी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो प्रिंसेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जस्टिस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ठीक है, सो कुल मिला के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ए फेल्ड कॉन्फ्रेंस। कोई नतीजा नहीं आया, कोई कंक्लूजन नहीं आया। इनफैक्ट कांग्रेस की बड़ी बेइज्जती हुई, महात्मा गांधी की बड़ी बेइज्जती हुई। वहाँ पहुँचने के बाद इनको पता चला, ये तो क्लेम करते थे मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, बट वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पे हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंग्रेजों ने बोला आप ही कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो हैं यहाँ पे, आप तो खुद हिंदुओं को भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, हिंदू महासभा का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव M.R. जयकर है। गाँव खाली हाथ आ जाते हैं महात्मा गांधी। वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो सब जेल में है। ये तो बोला था कि छोड़ देंगे, छोड़ा तो है नहीं। और उसके बाद कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है मेरी एब्सेंस का फ़ायदा लेकर। ये फिर से वापस बोलते हैं कि हम चालू करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वापस हम शुरू करेंगे, वापस रीलॉन्च करते हैं। बट धीरे धीरे अपना मोमेंटम खो देता है मूवमेंट से, तो बीच में इसमें बाधा आ गया था। हर मूवमेंट का एक इब होता है, एक उत्थान होता है, एक पतन होता है। लोग थक जाते हैं, कब तक मना करते रहेंगे, कब तक रिजाइन करके लोग घर में बैठे रहेंगे, कब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, कब तक पीजेंट्स लोग बस यही नो टैक्स कैंपेन में लगे रहेंगे, है ना। तो धीरे धीरे मूवमेंट अपना मोमेंटम लूज कर देता है बाय 1934, राइट। देखते हैं इस मोमेंटम में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कंट्री साइड में पहले हम समझने का कोशिश करते हैं गाँवों में। इसमें भी दो तरह का चीज़ है, एक रिच पीजेंट, एक पुअर पीजेंट। रिच पीजेंट में बेसिकली जो पटीदार लोग हैं, मतलब कि बड़े वाले पीजेंट, पटीदार ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो यूनाइटेड प्रोविंस था, नॉट उत्तर प्रदेश, उस समय बोलते थे क्या, यूनाइटेड प्रोविंस। ये रिच पीजेंट्स थे। ये कॉमर्शियल क्रॉप के मेनली प्रोड्यूसर थे, और इनको बहुत बड़ा झटका लगा था। ये जो इकोनॉमिक रिप्रेशन हुआ था 1929-1930 वाली, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के प्राइजेस तो 1926 से ही गिरने लगे थे। तो जो इनका जो कैश इनकम था वो डिसअपियर हो गया था। अब ये जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था उसको देने का सक्षमता नहीं रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू पे इट। सो रिच पीजेंट्स थे, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक इंथुजियास्टिक सपोर्टर थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब कुछ मेंबर थे वो रिलेक्टेंट थे, अनविलिंग थे, वो नहीं पार्टिसिपेट, बट उनको भी फोर्स करते चलो चलो चलो, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा, इसी से हमारा टैक्स माफ़ी होगा। सो उनके लिए स्वराज का फाइट का मतलब क्या था, समझिएगा, फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। ठीक है, क्योंकि स्वराज के हमने पहले भी देखा कि स्वराज के का जो उसका जो इंटरप्रिटेशन अपना अपना है, सबका अपना ज़रूरत के मुताबिक है। ठीक है, और जब मूवमेंट 1931 में सेकंड जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो बंद किया गया था, गांधी जी ने बंद किया था कि हमें राउंड सेकंड आरटीसी में जाना, वहाँ कुछ होगा, अच्छा होगा, जो कॉल ऑफ उन्होंने किया, इससे ये हतोत्साहित हो गए थे। बोले हमारा भैया, हमारा डिमांड तो पूरा ही नहीं हुआ, उसके बगैर ही बंद हो गया। जब गांधी जी वापस आ गए, जब शुरू करते हैं 1932 में, तो नाउ दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, बोला हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आपने देखा 1934 तक अपने आप मोमेंटम चला गया।
पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट में बेसिकली कौन थे? शेयर क्रॉपर, बटाईदार लोग, छोटे छोटे ज़मीन वाले जो बेसिकली लैंडलॉर्ड से रेंट पे ज़मीन लेके उसमें खेती करते थे। इनको आप समझिएगा, इनको नॉट ओनली देवर इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू, इससे उससे ज़्यादा तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं था कौन से रेवेन्यू दे रहे थे गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ये तो लैंडलॉर्ड को देते थे, ज़मींदार को देते थे, तालुकदार को देते थे। इनका था कि भैया हमारा जो हमने रेंट जो पे नहीं किया, अनपेड रेंट है, उसके माफ़ी कर दीजिए आप, ठीक है। इसके लिए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। याद रखिएगा, नॉट बाय कांग्रेसमैन, ठीक है। हालांकि वो लोग भी कांग्रेस के पार्ट थे, ठीक है। ये अप्रीहेंशन जो हुआ ना कि इससे जो रिच वाले जो पीजेंट हैं उनको ही ट्रबल होगा, लैंडलॉर्ड्स को ट्रबल होगा। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीजेंट थे, क्या थे? कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। सो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पुअर पीजेंट्स ना रेडिकल मूवमेंट करें। जो नो रेंट कैंपेन है ना मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, उसको नहीं सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस। तो समझिएगा कि जो पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप था वो भी अनसर्टेन था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। अब बिजनेस क्लास के बारे में समझिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में हमने देखा कि जिस तरह से उसके बाद इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। क्योंकि क्या हुआ था उसके बाद, हमारा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, जब हमने स्वराज के नाम पर हमने स्वदेशी अपनाया, फॉरेन क्लोथ्स का, गुड्स का हमने बहिष्कार किया, तो इससे जो हमारे इंडियन मर्चेंट, खास करके टेक्सटाइल मिल ऑनर्स, हैंडलूम वाले जो इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट कमाया एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट करना शुरू किया अगेंस्ट कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, जिसके वजह से उनका जो एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स है उसके इंपोर्ट बंद किया जाए या उस पर कस्टम ड्यूटी लाया जाए ताकि फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएं। वो चाहते थे कि जो रुपी स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो उसको घटाया जाए। जब घटाया गया तो क्या होगा? इंपोर्ट डिस्करेज होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सो इन लोगों ने 1920 में एक अपने बिजनेस को इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या नाम दिया 1920 में? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कब बनाया? 1927 में। मेन लीडर कौन थे? मेन बिजनेसमैन पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जीडी बिरला, ये सब सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, ठीक है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते थे, ठीक है। सो जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज क्या था? उनके लिए स्वराज क्या था? उनके जिससे वजह से हमारा बिजनेस फ्लोरिश हो, यानी कि रिस्ट्रिक्शन हो फॉरेन गुड्स का, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जाए, जो स्टर्लिंग या रुपीज़ का जो रेशियो था उसको घटाया जाए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था, ठीक है। बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेलियर हुआ तो ये भी हतोत्साहित हो गए, ठीक है। ये सब तो नहीं बट लगभग इंथुजियास्टिक अब नहीं रहे। ऊपर से जो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट का जो दौर चल पड़ा था, जहाँ तहाँ स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे फॉर बेटर वर्किंग आवर, फॉर मोर वेजेस, जो वर्कर्स लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके वजह से ये लोग खुश नहीं थे, ठीक है। जो कांग्रेस के यंगर मेंबर थे, जो सोशलिस्ट माइंडसेट रखते थे, कम्युनिस्ट माइंडसेट रखते थे, इससे ये खुश नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे समझिएगा कि इनका भी थोड़ा कांग्रेस से दूरी हो गया और ये भी अब उतना उत्साहित नहीं रहे, ठीक है। अब समझते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किए, एक्सेप्ट इन फ्यू रीजन लाइक नागपुर, ठीक है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, यानी कि जो वर्किंग क्लास के जो ऑनर थे, जिसके अगेंस्ट में थे, वो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते थे, कांग्रेस से उनका लगाव था, इसलिए दूर थे, ठीक है। हालांकि तभी भी सम वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सेलेक्टिव आइडियाज़ को लेके, सेलेक्टिव गांधीयन प्रोग्राम को लेके, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड, अगेंस्ट लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन। जैसे रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया 1930 में, डॉक वर्कर्स मुंबई में
स्ट्राइक किया 1932 में। छोटा नागपुर टीन माइंस में 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ने स्ट्राइक किया, गांधी जी का टोपी पहन के रैली निकाली, बाइकआउट कैंपेन किया, ठीक है। बट कांग्रेस तो अनविलिंग थी, रिलेक्टेंट थी इनके डिमांड्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, वो बंद कर देंगे, ठीक है। उनको डर था कि दिस वुड फर्दर एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट, हम उनसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए। अब भीमेन की बात करते हैं। हमने देखा किस तरह से गांधी जी का जो डांडी मार्च था, सॉल्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू सपोर्ट हिम, टू लिसन हिम, और उन्होंने किस तरह से बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट मार्चेज में हिस्सा लिया, जहाँ तहाँ से देश के अलग अलग कोनों में उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, ठीक है। फॉरेन क्लोथ का बोन फायर में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, लीकर शॉप्स के बाहर पिकेट करने में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, सैकड़ों की संख्या में जेल गए। अर्बन एरियाज़ में देखिए तो दे वर मेनली फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, पढ़े लिखे थे। रूरल एरियाज़ में भी वो रिच पीजेंट हाउस होल्ड से बिलोंग रखते थे, यानी कि सब रिच वाले थे, सब पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे। एंड जब गांधी जी का जब कॉल हुआ सर्विस टू नेशन, दे टुक इट एज द सैक्रेड ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है। बट तभी भी आप कुल मिला के देखिएगा ओवरऑल पिक्चर में जो इनका पब्लिक रोल था बहुत ही ज़्यादा रेडिकल नहीं था, क्योंकि वो जो पोजीशन ऑफ वीमेन था ना सोसाइटी में, उसी की वजह से ऐसा था, ठीक है। गांधी जी इस बात से कन्विंस थे कि दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, चूल्हा चौका देखना है, घर गृहस्थी देखनी है, अच्छा माँ बनना है, अच्छा बीवी बनना है। तो ये सोच थी, कांग्रेस की भी ऐसी सोच थी। तो बहुत समय तक तो उनका जो मेन पोजीशन था उसमें तो लेडीज़ पहुंच ही नहीं पाई। दे वेर देयर बट दे वेर विदाउट एनी अथॉरिटी। सो आप मान सकते हैं कि वीमेन का अगर आप देखिएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो सिंबॉलिक प्रेजेंस था, नॉट इफेक्टिव प्रेजेंस, सिंबॉलिक प्रेजेंस, राइट। अब एक बड़ा सा लिमिट देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, बड़ा प्रॉब्लम। एक बात सब हमको पता है कि कांग्रेस बहुत समय तक दलित को, जो डिप्रेस क्लासेस थी, इनको इग्नोर करती रही, क्योंकि उनको डर था जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज हैं जो उनके मेन पोजीशन में हैं, उससे वो फर्दर एलिनिएट हो जाएंगे। जैसे सेम वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट में नहीं रहते थे, क्योंकि उनको पता जो इंडस्ट्रियल क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, उनसे दूर हो जाएंगे। बट हालांकि गांधी जी ने बोला कि अगर आप ऐसा रवैया रखेंगे ना तो आपको 100 साल तक आपको स्वराज नहीं मिलेगा। अगर आप अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं करते हैं तो आपको स्वराज नहीं मिलेगा, और इस स्वराज का मिलेगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को पहले बोला कि अनटचेबल्स का नाम हम अलग रखेंगे। उन्होंने बोला हरिजन, चिल्ड्रेन ऑफ गॉड। उन्होंने अलग अलग तरह के देश के अलग अलग कोनों में उनका साथ दिया, और उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, चाहे टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो, चाहे पब्लिक कुआं में जाने की बात हो, मंदिरों में जाने की बात हो, उनको राइट दिलवाया, उनके साथ खड़े हुए। बट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि डिप्रेस क्लासेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बनाया था 1930 में, और उसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित की बात कर दी थी, यानी कि कुल मिला के इलेक्टोरेट ही सेपरेट होगा। गांधी जी को पता चल चुका था कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा देश विखंडित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ से जब आए, जब उनको जेल में डाला गया, पुणे में यरवाड़ा जेल में, वहाँ पे फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। वो बोला ठीक है, मैं मर जाता हूँ, मैं ऐसे देश में रहना ही नहीं चाहता। फाइनली उस सब सम्मानित व्यक्ति तो थे ही, बाबा भीमराव अंबेडकर जाते हैं जेल में, उनको पानी पिलाते हैं और वो अपना फास्ट तोड़ते हैं, और वहीं पे होता है पूना पैक्ट। कब होता है? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर अपना जो डिमांड था उसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बदले में गांधी जी बोलते हैं ठीक है,
जो डिप्रेस क्लास है, जिसको बाद में बोला जाने लगा आज़ाद भारत में शेड्यूल कास्ट, इनको प्रोविंसेस एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके लिए सीट रिजर्व की जाएंगी, बट इन जनरल इलेक्ट्रेट, नॉट इन सेपरेट इलेक्ट्रेट। ठीक है। हालांकि आप उसके बाद में भी देखिए जो दलित मूवमेंट है ना, दे वर वेरी अप्रिहेंसिव ऑफ कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखला रहे थे। उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदू महासभा और जो अपर क्लास हिंदू जो लीडर्स हैं उनके दम पे चलता है, उससे ज़्यादा ये कनेक्टेड है। ठीक है, एक बड़ा लिमिट था। सेकंड लिमिट उभर के आया, हमने देखा कि किस तरह से खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस के बीच में डिवीजन था। लोग बोलते थे सेकुलर लाइन पे नहीं है, रिलीजियस लाइन पे है। ठीक है। अब आप पोस्ट 1920s के बाद देखें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नहीं रहा, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट खुद ही अपना मोमेंटम लूज कर चुका था। क्योंकि खुद टर्की वाले जो लोग थे जहाँ पे वो खलीफा को याद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे अतातुर्क आए थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंट्री में रिफॉर्म लाया था मॉडर्न बनाने के लिए। तो खुद ही लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो खिलाफत मूवमेंट भी अपने आप उस मोमेंटम ख़त्म हो गया, दुराव आने लगी। कांग्रेस और जो हिंदू महासभा थी इसके बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी। ये मुस्लिम को खटका, मुस्लिम लीग को स्पेशली। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। हालांकि तभी भी दोनों ने मिलकर बोला कि नहीं, हमारे बीच का जो डिफरेंसेस है इसको हम ख़त्म करेंगे, अब वी विल रीनेगोशिएट एन अलायंस। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट लीडर थे, वो बोलते ठीक है मैं भी सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग नहीं करूँगा, मैं भी आई विल ऑल्सो गिव अप। ठीक है, बट आपको एश्योर करना होगा, क्या एश्योर करना होगा, कि मुस्लिम को रिजर्व्ड सीट दिया जाएगा, एश्योर्ड। कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में, एज पर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। ठीक है। और उसके बाद जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे जो असेंबलीज था, जो बेसिकली बंगाल एंड पंजाब में था, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन अश्योर करना पड़ेगा इन प्रोपोर्शन टू मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा उनका डिमांड था। इसके लिए रीनेगोशिएट करने के लिए, अलायंस को रीनेगोशिएट करने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कब? 1928 में। बट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एम.आर. जयकर, हिंदू महासभा के जो लीडर थे, उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, नहीं हम ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके वजह से क्या हुआ, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट। और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी अब वो अलग हट चुके थे। ठीक है, मूवमेंट से मुस्लिम लीडर बहुत सारे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स, अब उनको फियर होने लगा था कि जो माइनॉरिटीज़ का जो कल्चर एंड आइडेंटिटी है ना, वो अब हिंदू मेजोरिटी के डोमिनियन के अंदर सबमर्ज हो जाएगी। उनको डर सताने लगा था। ठीक है। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म है, इट वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारा सबका दुश्मन एक ही था, अंग्रेज। ठीक है। लोगों को यूनिटी डिस्कवर होने लगा किस प्रोसेस में, जब वो कॉलोनिज्म जो हमारा जो कॉमन एनिमी था, जब उसके अगेंस्ट में हम स्ट्रगल करने लगे, इसमें हम सब यूनाइटेड हो गए। इस प्रोसेस में द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, हम सब सताए जा रहे हैं, ये हमें एक शेयर्ड बॉन्ड दिया जिसमें डिफरेंट ग्रुप एक साथ आए। आप ये ध्यान दीजिएगा कि नेशनलिज्म इन यूरोप से एक मामला में ये अलग था, बिकॉज वी हैव नेवर मूव्ड टुवार्ड्स इम्पेरियलिज्म। इनफैक्ट जब हम आज़ाद भी हुए तो हम यूरोप के जैसा हम इम्पेरियलिस्टिक नहीं बन गए कि हम दूसरे पे चढ़ाई कर देंगे, अटैक कर देंगे, हम कॉलोनी बना देंगे। हमारा नेशनलिज्म ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, एक सेंस में हम यूरोप का जो नेशनलिज्म है उससे सिमिलर हैं। क्या? हम भी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, हमने सपना देखा और हमने फाइनली 1947 में इसको रियलाइज किया। दूसरी बात, जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हुई
इसमें हर क्लास एंड हर ग्रुप का अलग अलग मतलब निकला। हमने देखा किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स का स्वराज का भी मतलब अलग था, इंटरप्रिटेशन अलग था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस वैरिड थे, उनके फ्रीडम ऑफ नोशन भी अलग था, सबका सेम नहीं था। कांग्रेस बिकम डेफिनेटली अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्ज किया, सारे ग्रुप्स के बीच में एक टाई फॉर्ज किया विद इन वन मूवमेंट। हालांकि जो यूनिटी जो हुई, दिस वॉज नॉट विदाउट कन्फ्लिक्ट। हमने वो देख लिया है किस तरह से बिजनेसमैन एंड वर्किंग क्लास के बीच में डिफरेंसेस था, किस तरह से हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस था, किस तरह से हिंदू के विद इन डिप्रेस क्लास का डिफरेंसेस था, किस तरह से रिच पीजेंट एंड पुअर पीजेंट्स के बीच में डिफरेंसेस था। राइट। सो कुल मिला के इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात देखें तो इट वाज अगेंस्ट द सिंगल एनिमी। कौन थे वो? अंग्रेज थे। जब उनके अगेंस्ट में सब हम खड़े हुए, जब मास मूवमेंट हमने किया, इससे हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हुआ। सो इट वाज, जो अगर बोलेंगे कैसे हुआ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, पार्टली बाय यूनाइटेड स्ट्रगल, पार्टली ओनली, ठीक है, और पार्टली बाय वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। अब कल्चरल प्रोसेस हम समझते हैं लाइक फॉकलोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप इमेजेस देखिए फॉकलोर्स के बारे में। नतीशा शास्त्री के द्वारा लिखा गया है फॉकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक है, सरोजिनी नायडू का इमेज देखिए, इन्होंने क्या लिखा, फॉकलोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का देखिए। राइट। किस तरह से हमारे इतिहासकारों ने उस समय के हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामियों ने हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया। ठीक है, जैसे तरिणी चरण चट्टोपाध्याय, भारतवर्षा इतिहासक, कैसे उन्होंने बताया, अपना ग्लोरियस पास्ट को बताया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल, जिसके बेस पे सन्यासी रेवेलियन हुआ, किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस तरह से री इंटरप्रेट किया। महात्मा गांधी, जो उनकी जो किताब आई थी 1909 में, 1909 में, हिंद स्वराज, किस तरह से उन्होंने बताया, लोगों का मार्गदर्शन किया। फिर एक प्रोसेस क्या है, कल्चरल प्रोसेस थ्रू एलिगोरी, थ्रू सिंबल। हमने यूरोप के नेशनलिज्म में ऑलरेडी देख रखा है, मैरियाने, जर्मेनिया, इटालिया, टूरिनिता। इसी बेस पे हमारे कंट्री में भी पहला इमेज क्रिएट किया गया भारत माता का, बाय होम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक ही है, बंकिम चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही आदमी का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वदेशी मूवमेंट से मूव होके रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक फेमस पेंटिंग बनाई भारत माता की। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, इमेज देखिए, कितने काम मुद्रा में है भारत माता, हाथों में किताब है, फ्लावर है, गार्लैंड है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखिएगा भारत माता के इमेज का डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट आर्टिस्ट में लेके लाए, आर्टिस्ट लोग लेके आए, पॉपुलर प्रिंट में आया, डिफरेंट आर्टिस्ट लेके आए। सारे इमेजेस को ध्यान से देखिए, किस तरह से जवाहरलाल नेहरू अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं भारत माता को। सबसे लास्ट इमेज में आप ध्यान दीजिएगा एक बात, जो भारत माता, इनके हाथ में त्रिशूल है, और जो इमेजेस क्रिएट किए गए हैं, इसके बगल में हिंदू गॉडेस हैं, उनको एज ए हिंदू गॉडेस दिखलाया गया है। ये एक ट्रबल रहा है, ये दिखलाता है डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सिंबल के बाद एक और बड़ा फैक्टर था सॉन्ग्स एंड हिम्स, जैसे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम हम सबके कंठ पे है, जिसकी रचना की इन्होंने की थी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बिस्मिल्लाह अजीमबादी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि किन्होंने दिया था, हम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, याद रख लीजिए नाम, बिस्मिल्लाह अजीमबादी ने ही किया था। ठीक है, किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा में एक बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ उन्होंने कविता लिखी थी। उन्होंने बताया था कि पुष्प भी बोल रहा, उसकी अभिलाषा है कि मैं भारत माता के लिए कुर्बान हूँ। ठीक है,
एक और कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक बड़ा फैक्टर था फ्लैग। फ्लैग का जर्नी थोड़ा समझ लीजिए। वंदे मातरम फ्लैग 1906 का जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसमें टोटल 8 लोटस थे जो 8 प्रोविंस को दर्शाते हैं। उसके बाद इसी का थोड़ा सा चेंज रूप आया 1907 में, जो मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुगर्ट में जिसको लहराया था। थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। नीचे की तरफ इसमें भी 8 हैं बट लोटस नहीं है, ठीक है। इसमें बीच में भी वंदे मातरम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है 1917 में होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक जलाए थे। वहाँ पे एक फ्लैग आता है अलग भारत माता का, भारत का। उसके बाद आता है 1921 में, जिसको डिजाइन किसने किया था, पिंगाली वेंकैया। अब समझिएगा कि जो हमारा जो मॉडर्न फ्लैग है इन्हीं के बेस पे है, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। गांधीयन थे। 1931 में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया, हालांकि थोड़े चेंजेस थे इसमें। इसके बीच में चरखा था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल फ्लैग, जो हम सब इसके नीचे हैं, हम सब इसको सल्यूट करते हैं 22 जुलाई 1947 को। सो हम सब समझ चुके हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कैसे इमर्ज हुआ, कंसिस्टेंस कैसे इमर्ज हुई, हम सब कैसे एक सूत्र में बंधे, थोड़े कन्फ्लिक्ट रहे आपस में, फिर हम आज़ाद हुए 1947 में, और आज हम आज़ाद भारत का एक हिस्सा हैं। हम सबको गौरव होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में शायद सारे तथ्यों को मैंने कवर किया है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।